Hello students, here our next lecture of class 10th, chapter 2 control and coordination. ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलके कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। इसी को कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक कंट्रोल मैनर्ड में आपस में कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन के साथ ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और कैसे कौन उन्हें कंट्रोल करता है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक कोई भी चीज़ कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए ना, तो कौन उसे कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो हम लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट चैप्टर में देखा लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि कितने मेंटेनेंस, कितने फंक्शन थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा था और बिल्कुल एक मेंटेन, एक बैलेंस वे में वो कर रहा था। कितने सारे फंक्शन थे, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में सारी चीज़ें हो रही थी। तो देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव। नोशन मीन्स धारणा। हमने स्टार्ट किया था अपनी एक धारणा या एक विचार के साथ कि अगर हम देखते हैं किसी चीज़ को मूव करते हुए, तो इसका मतलब हमें ये लगता है कि हाँ, अगर कोई मूव कर रहा है तो वो अलाइव है, वो जिंदा है। ठीक है, सम ऑफ दीज मोमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इनमें से कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ की वजह से होते हैं। मीन्स कि जैसे कि प्लांट्स में, प्लांट मूव तो नहीं करते ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ होती है। उनका ग्रोथ का जो होता है, जैसे धीरे धीरे उनका बढ़ना, वही एक मोमेंट हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सीड है, अ सीड जर्मिनेट्स and grow, and we can see that the seedlings move over the course of a few days. तो देखते हैं कि जैसे हमने कोई बीज लगाया, वो बीज क्या होता है, जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है और धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। और हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम सीडलिंग्स बोलते हैं। और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आसपास की जो सॉइल होगी उसे पुश करता है और उसके बाद बाहर निकलने की वो कोशिश करता है। तो ये एक मोमेंट है, लेकिन कैसा मोमेंट है, ग्रोथ वाला मोमेंट। ठीक है, ग्रोथ के साथ होने वाला ये मोमेंट है। लेकिन बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, क्या होता अगर उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई होती, तो हम ये मोमेंट कभी देख ही नहीं पाते, ये मोमेंट नहीं होता। तो सम मोमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। तो कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं बहुत सारे एनिमल्स में और बहुत सारे प्लांट्स में, या बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, उनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बिल्ली दौड़ रही है और चिल्ड्रन झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। जो बफेलोज है वो क्या कर रही है, जुगाली कर रही है। ठीक है, कर्ड मीन्स जुगाली करना। तो दीज आर नॉट मोमेंट कॉज बाय ग्रोथ। ये ऐसे मोमेंट नहीं है जो ग्रोथ की वजह से हो रहे हैं या जिनके लिए ग्रोथ होना जरूरी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मोमेंट्स विथ लाइफ। हम क्यों ऐसे कुछ विजिबल मोमेंट से एसोसिएट होते हैं। तो अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मोमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो मोमेंट है या जो भी मोमेंट हमारी बॉडी में आ रहा है, वो इन्वायरमेंटल चेंज या किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंटल चेंजेस का रिस्पॉन्स हम कर रहे होते हैं। जैसे कि हो सकता है जो कैट दौड़ रही थी, कैट के दौड़ने में हमें ग्रोथ कहीं नजर नहीं आ रही है ना, हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है तभी वो दौड़ रही है। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है, द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। हो सकता है उसने एक चूहा देखा हो जिसके पीछे वो भाग रही है। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मोमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो एनवायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसका एडवांटेज लेने के लिए कुछ ये एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म करते होंगे अपने, और जो चेंजेस ला पाएगा इन्वायरमेंट के चेंज के साथ, जो खुद की बॉडी में चेंज ला पाएगा जो ऑर्गेनिज्म, वही क्या हो सकता है, सरवाइव कर सकता है। अदरवाइज बाकी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनसाइन। प्लांट क्या करते हैं, सनसाइन, धूप की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। और ऐसे चिल्ड्रन क्या करते हैं, बहुत सारा उनको मजा आता है, वो फन करते हैं, किसमें, झूला झूलते हुए। ऐसे ही बफेलो का क्या काम है, जो भैंस होती है उसका काम है कि वो चुप कर, वो क्या करता है, जुगाली करता है, ताकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसके खाने में जो
प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको वो डाइजेशन के लिए बेटर बना सके और उसे सॉफ्ट बना सके और उसे स्लिपरी बना सके। तो विथ ब्रिंग लाइट इज व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी एक बहुत तेज़ लाइट हमारी आंख में पड़ती है या हम किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं या कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे आपने कोई निडल आप पे चुभ गई, कोई सुई चुभ गई, तो हम क्या करते हैं, वी डिटेक्ट द चेंज, हम जल्दी से पहचान जाते हैं उस चेंज को और रिस्पॉन्स करते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू इट विथ मोमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। रिस्पॉन्स करते हैं किस मोमेंट, कैसा मोमेंट करते हैं, किसके रिस्पॉन्स में, किस ऑर्डर में करते हैं कि हम उससे बच सकें। अगर गर्म चीज़ पे हाथ लगाए तो हम जल्दी से हटाने की कोशिश करेंगे ताकि हम जलने से बच सकें, है ना। तो फिर बोल रहा है इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस इट बिकम apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled। तो अगर हम देखें थोड़ा और इसके बारे में जानें, थोड़ा और इसके बारे में सोचें, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये मोमेंट है इनके बेसिस पे हमें दिखेगा कि हम बहुत केयरफुली एक कंट्रोल वे में रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट को और हर एक ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द इन्वायरमेंट इवॉक एन एप्रोप्रिएट मोमेंट इन रिस्पॉन्स। तो इवॉक मीन्स कॉल करना या कॉल मीन्स हम कह सकते हैं इवॉक का मीनिंग कॉल करना या उसको उत्साहित करना या एक्टिव कर देना। हाँ यस, एक्टिव करना एक अच्छा वर्ड इसके लिए हो सकता है। तो जितने भी टाइप के जो चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में वो किसके रिस्पॉन्स में, जितने भी हमें जो भी कॉल आई है हमें या जो भी हमें एक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है या जो भी हमारे पास कंडीशन रखी जा रही है उसके बेसिस पे हम उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाथ गर्म चीज़ पे हाथ चढ़ गया तो वो एक इवॉक तो है ना, एक स्टिमुली तो है, हमें बाहर से पता चल रहा है कि हाँ गर्म हो गया है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई कि बहुत गर्म है और हमने हाथ हटाना है, तो वहाँ से ब्रेन से या जो हमारी नर्व टिश्यू होंगी वो हमें इन्फॉर्म करेंगी कि नहीं आपने हाथ हटाना है, तो आप क्या करोगे, हाथ हटाओगे, ठीक है। तो बोल रहा है व्हेन वी, और ऐसे ही व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड इन क्लास, अगर आप एक क्लास में बैठे हैं और आप चाह रहे हैं आपको टीचर आगे से पढ़ा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड से बात करें, तो आप क्या करेंगे, वी विस्पर, हम फुसफुसाएंगे, धीरे से बोलेंगे, रेदर देन शाउटिंग लाउडली, बहुत जोर से चिल्लाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, चिल्लाने की जगह धीरे से बात करेंगे। ऐसे ही क्लियरली जो मोमेंट होते हैं, जो भी मोमेंट है, द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन उसे ट्रिगर कर रहा है, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन देयर एनवायरनमेंट फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। तो ये तभी हो सकता है, तो इस टाइप के जो मूवमेंट है ये कंट्रोल हो सकते हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं, अलग अलग इवेंट से ये जुड़े हुए रहते हैं, इन्वायरमेंट के अलग अलग फॉर्म से जुड़े रहते हैं, अलग अलग इवेंट्स इनमें होते हैं, एक करेक्ट मूवमेंट को ये फॉलो करते हैं रिस्पॉन्स के लिए। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक सिस्टम का यूज करते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके, कंट्रोल भी कर सके, कोऑर्डिनेट भी कर सके, एक स्पेशल टाइप का सिस्टम उनके पास होता है। इन कीपिंग with the general principle of body organization in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities। तो अगर हम बात करते हैं एक जर्नल वे में, अगर हम बात करें जर्नल प्रिंसिपल की बात करें, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू इनके पास प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो ये तो कुछ थोड़ा सा एक आइडिया हमने पढ़ा हमारे चैप्टर के लिए। तो मेनली अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो ह्यूमन बीइंग के पास दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। पहला तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, केमिकल और हार्मोनल सिस्टम। हमने पढ़ा ना कुछ सिस्टम तो होता है। हमने पढ़ा कि इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। और इससे पहले हमने कहीं पे पढ़ा था दिस वन, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिस्टम का यूज करते हैं तो वो दो सिस्टम का यूज करते हैं। तो पहला सिस्टम क्या है, पहला सिस्टम तो है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड वन है हमारा हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम भी हम इसे कहते हैं,
ओके, हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम। तो अब इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, इसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों का काम करता है, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। और जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हम 9th में भी शायद पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा जो हार्मोनल सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम केमिकल सिस्टम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, और वो ग्लैंड एंडोक्राइन भी हो सकती हैं और एक्सोक्राइन भी हो सकती हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, मेनली जो एंडोक्राइन जो सेल्स होती हैं, ये हार्मोन को सीक्रेट करती है। ठीक है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट रहती है, हार्मोन्स को निकालने का इनका काम होता है, और ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू नर्वस सिस्टम। और अगर एक बार कोई सेल रिलीज कर देता है, हार्मोन को रिलीज कर देता है, तो वो जिस जगह उसने भेजना होता है उस हार्मोन को, वहां पे उसके सेल में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमें दे रखा है, देखिए एनिमल नर्वस सिस्टम हमें दे रखा है, तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। तो जैसे एनिमल्स की इसमें बात करी, सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस मस्कुलर टिश्यू। एनिमल्स में जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, मीन्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, हमने कब हाथ हमारा जल गया, कब हमने हाथ हटाना है, कब बहुत गर्मी हमें फील हो रही है, कब एक नीडल हमें चुभ गई, तो उसके बारे में हमें कब पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हाथ हटाना है। तो ये इन सभी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है, और वो स्पेशल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसमें मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट रहती है, और टिश्यूज के बारे में तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो चलिए न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया गया है, दिस इज न्यूरॉन। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, दिस वन इज डेंड्राइट, और ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो अगर जब हम इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी हम इसके बारे में न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो न्यूरॉन होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। मेनली जो न्यूरॉन होता है, फर्स्ट नर्वस सिस्टम के अंदर ये आता है। तो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन, ये इसका डायग्राम। ठीक है, न्यूरॉन के पास मेनली 3 पार्ट, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, सेल बॉडी और साइटोन, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। थर्ड वन इज एक्सोन। ठीक है, थर्ड वन इज एक्सोन। तो न्यूरॉन है हमारा, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, 3 पार्ट में ये डिवाइड है। तो या डेंड्राइट्स हम कहते हैं। तो सेल बॉडी कौन सा पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। ठीक है, ये पार्ट सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हमारे हो गए, और ये माइलिन सीट, यहाँ पे माइलिन सीट इसकी प्रेजेंट रहती है। अगर हम अंदर वाले की बात करें तो इसे माइलिन सीट कहा जाता है। नर्व एंडिंग हो गई, एक्सॉन हो गई, ये हमें सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नर्वस, ये हमारा न्यूरॉन है। तो अब देखो इस डेंड्राइट, अगर हम डेंड्राइट की बात करें तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि साइटोन से अराइज होते हैं। ठीक है, साइटोन क्या होती है, साइटोन यानी कि सेल बॉडी। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे आप साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, साइटोन या सेल बॉडी ये हो गई। तो इससे ये अराइज होते हैं, इसी से अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं ना डेंड्राइट, तो ये इससे अराइज होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इन जो डेंड्राइट्स हैं, इनके जो टिप पार्ट होता है ना, ये जो टिप पार्ट इनका है, डेंड्राइट्स का जो ये टिप पार्ट है, इसमें प्रेजेंट रहते हैं सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, और दो फंक्शन है डेंड्राइट का, वो क्या, इनको इंफॉर्मेशन को, इनसे आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, मीन्स कि जैसे आपकी स्किन है, स्किन में जल गया या बहुत हॉट कोई चीज़ लग गई, तो जल्दी से इंफॉर्मेशन इन डेंड्राइट्स को दी जाएगी कि जल गया है। ठीक है, या बहुत हॉट प्लेट को हमने टच कर लिया। ओके, नेक्स्ट सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी का क्या काम होता है, डेंड्राइट का काम तो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है,
दूसरा सेल बॉडी क्या होता है, इसे साइटोन या सेल बॉडी कहा जाता है। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमें दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, और इसका साइटोप्लाज्म होता है, और नीसेल्स इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे नेसल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, और न्यूरोफिब्रिन इसमें प्रेजेंट रहते हैं जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में होता है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो इसके लिए ये होता है। अब मेन आता है फंक्शन, ठीक है, इस सेल बॉडी का। ये हम 9th में पढ़ के आ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो यहाँ पे जो साइटोन है, ये साइटोन क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव बाय डेंड्राइट इज पास थ्रू सेल बॉडी। तो जो इंफॉर्मेशन इस डेंड्राइट को मिली, ये क्या करेगा, इस सेल बॉडी को दे देता है, ठीक है, सेल बॉडी तक वो पहुंचाता है, और उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे, एक्सोन में, ठीक है। कितना स्पेशल फंक्शन है, देखो डेंड्राइट से कोई इंफॉर्मेशन आई, इसने सेल बॉडी में भेजा, सेल बॉडी ने कहाँ भेज दिया, सेल बॉडी ने एक्सोन में भेज दिया, ठीक है। क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट में गई। इन्फॉर्मेशन कैसी, कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारा निडल चुभ गई, हॉट प्लेट पे टच हो गया, हम गिर गए, हमें लग गई, हमें फील हो रहा है, पेन हो रहा है, जो भी हमें हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। डेंड्राइट फिर रिसीव करेगा, उसके बाद कहाँ भेज देता है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में से भेज दिया जाता है। अब बारी आती है एक्सोन की। एक्सोन ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट हमारा एक्सोन है, ये पार्ट इसे एक्सोन, तो ये एक्सोन पार्ट है। एक्सोन एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोन से, ये भी तो साइटोन से ही अराइज हो रहा है ना बेटा, ये साइटोन से, और ये डेंड्राइट भी साइटोन से, सब साइटोन से अराइज हो रहे हैं, तो साइटोन से ये अराइज होता है। और जो ये एक्सोन होता है, ये एक सीट से कवर रहता है जिसे हम माइलिन सीट बोल देते हैं, ठीक है। ये जो अंदर ये जो लेयर दिख रही है ना पिंक कलर की, ये एक्सोन है, ठीक है। और इसके बाहर जो ये ब्लू पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या होती है, माइलिन सीट होती है, ठीक है। और ये हमारा सेल बॉडी, और ये माइलिन सीट, इसे माइलिन सीट हम बोल देते हैं, ठीक है। माइलिन सीट से ये कवर रहता है, एक्ट एज एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। एट सम पॉइंट्स ऑफ दिस एक्सोन माइलिन सीट इज एब्सेंट, कहीं कहीं पे इस एक्सोन के किसी किसी सीट पे, किसी किसी जगह पे क्या होता है, माइलिन सीट एब्सेंट होती है, माइलिन सीट नहीं होती है। इन पार्ट्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनेवियर, इन पार्ट को क्या कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका भी काम होता है, ये जो गैप होते हैं, देयर इज सम गैप बिटवीन टू न्यूरॉन कॉल्ड सिनेप्स, और गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इसे क्या कहते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो नोड ऑफ रेनेवियर का फंक्शन भी हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिशन में, हेल्प करता है ये भी। तो अब फंक्शन, एक्सोन का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन तो इसको मिल ही रही है, कहाँ से, यहाँ तक सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन तो इसे मिली है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, साइटोन से मिली हुई और डेंड्राइट से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को कहाँ पास करता है, नर्व एंडिंग में पास कर देता है, यहाँ नर्व एंडिंग में पास कर देगा, यहाँ से फिर ब्रेन में, ब्रेन से जो जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी वहाँ इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूरॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो न्यूरॉन क्या करता है, अब हमें पता चल गया ना, इसका मतलब कि ये मैसेज ट्रांसमिशन का तो काम कर ही रहा है, ठीक है। जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी स्टिमुलस आ रहा है, जो भी चीज़ है, वो पहले कहाँ आ रही है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन, और ये सब किसके पार्ट है, न्यूरॉन के तो पार्ट है ना। तो इसका मीन्स कि न्यूरॉन क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और किसके फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। दिस न्यूरॉन शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होता है, इट डज नॉट डिवाइड, कौन, न्यूरॉन, ठीक है, डिवाइड नहीं होता है। इट फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ के बाद जल्दी से फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद कोई भी न्यूरॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन इसका नहीं होता है, ठीक है। देयर आर नॉट रिपेयर्ड व्हेन
इट गेट्स इंजर्ड, जब अगर इंजरी हो जा रही है, न्यूरॉन में इंजरी हो जाएगी तो यहाँ पे कोई भी रिपेयरमेंट भी नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता है। मीन्स कि अगर न्यूरॉन को एक बार इंजर हो गया तो हमेशा इंजर्ड ही रहेगा, उसको उसकी रिपेयरिंग कभी नहीं हो सकती, वो दोबारा कभी नहीं बन सकता है। दे डाई इफ द डिप्रिव ऑफ ऑक्सीजन फॉर मोरेवर 5 मिनट, अगर 5 मिनट से ज़्यादा के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पे न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। ठीक है, न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं, और किसी के न्यूरॉन अगर काम करना बंद कर जाएंगे तो बॉडी में सारे के सारे डिफेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी किसी भी चीज़ के लिए। तो अब थोड़ा सा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे न्यूरॉन के, जो कि डिवाइड नहीं होता है, बर्थ के बाद फॉर्म होता है, उसके बाद कभी फॉर्म नहीं होता है, रिपेयरमेंट इसमें नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी से न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे को पढ़ते हैं एक छोटा सा डिफरेंस, किसमें, एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो मैं आपको अभी नर्व इम्पल्स के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे ये पास होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो न्यूरॉन है, नर्व इम्पल्स एक्सॉन और डेंड्राइट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन टेक्स अवे मैसेजेस फ्रॉम साइटोन टू नर्व एंडिंग। तो क्या करता है, एक्सॉन साइटोन से नर्व एंडिंग तक क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है। जबकि डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करता है, कहां से, सेंसरी ऑर्गन से, और इसे साइटोन में पास करता है। डेंड्राइट का काम है मैसेज को रिसीव करना, ये एक्सॉन का काम है मैसेज को नर्व एंडिंग तक लेके जाना। ठीक है, एक्सॉन तो एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यूनिफॉर्म लेंथ के साथ, जबकि डेंड्राइट छोटे से होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, टेपरिंग एंडिंग का होता है। एक्सॉन माइलिन शीट से कवर्ड रहता है और इस डेंड्राइट में कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लिख के भी देख लेते हैं। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन टेक्स अवे मैसेजेस फ्रॉम साइटोन टू नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग तक लेके जाता है। जबकि डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट्स रिसीव मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन and pass it to cytone, pass it to cytone। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विथ यूनिफॉर्म लेंथ। ठीक है, ये क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस। ठीक है, शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। एक्सॉन इज कवर्ड विथ माइलिन शीट, और माइलिन शीट इज एब्सेंट, किसमें, डेंड्राइट में। ठीक है, डेंड्राइट में माइलिन शीट एब्सेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पे को देयर इज ओनली सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट इन अ सेल, एक ही सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट, एक सेल में एक एक्सॉन होगा इन अ सेल। जबकि देयर आर मल्टीपल डेंड्राइट, मल्टीपल डेंड्राइट प्रेजेंट इन अ सेल। बेटा आपको नोट भी करते रहना है, साथ साथ ही नोट भी करना, नोट्स भी बनाते रहने हैं। एक्सॉन डज नॉट हैव granules and however
न्यूरोफाइब्रस आर प्रेजेंट। एक्सॉन के पास कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एन ग्रैन्यूल मीन्स नीसल ग्रैन्यूल्स, इसके पास नीसल ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं, जबकि डेंड्राइट के पास नीसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टर्मिनल नर्व जो होता है एक्सॉन का वो नोब तक फैला हुआ रहता है, जबकि डेंड्राइट का जो एंड होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, डू नॉट हैव नोब, कोई भी नोब नहीं होती है। तो ये तो कुछ डिफरेंस हमने पढ़ा एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में। तो अब अगर हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की, ठीक है, तो अब जैसे हमारे बुक में हमें दे रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दे रखी हैं, तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम पढ़ रहे हैं कि अभी जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है, हम इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है। तो थोड़ा बहुत न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन का जो काम है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कैसे मैसेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके डिटेल में हम जानेंगे इनके बारे में। तो अब आता है नर्व इम्पल्स के बारे में। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या होती हैं, हमने बोला कि ये नर्व इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज को कैरी करता है, मैसेज को लेके जाता है। तो नर्व इम्पल्स होती क्या है? ठीक है, नर्व इम्पल्स इज अ सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल करंट। नर्व इम्पल्स अगर हम सीधे सीधे बोलें तो नर्व इम्पल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल करंट, इलेक्ट्रोकेमिकल करंट। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस आर या नर्व इम्पल्सेस इज अ सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल करंट होता है जो हेल्प करता है मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करने में। ठीक है, तो इसका काम क्या है? मैसेज एक न्यूरॉन में आया, इससे सेकंड न्यूरॉन में भेजेगा। ठीक है, मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का इसका काम होता है, ट्रांसमिशन एंड साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स। सिनेप्स मीन्स गैप जो होता है, तो गैप से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का इसका काम होता है। अब अगर हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स, हमने कह तो दिया कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल करंट होता है जो कि मैसेज को पास करने में हेल्प करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो फिर कैसे करता होगा, कैसे इसका अरेंजमेंट होता होगा, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में न्यूरॉन का अरेंजमेंट कैसे है? ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन एनिमल बॉडी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है कि कैसे अरेंजमेंट। अब देखो न्यूरॉन क्या होते हैं, एंड टू एंड एक चेन लाइक स्ट्रक्चर या चेन जैसे जुड़े हुए रहते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। मीन्स कि एक एंड से दूसरे एंड में ऐसे जुड़े ही रहते हैं, जो कि एक मैसेज इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, एक दूसरे को मैसेज कैरी करने का इनका काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, तो और साथ ही साथ इस फॉर्म में हो गया। दूसरा इनके पास होता है सिनेप्स। ठीक है, SYNAPSE सिनेप्स में होता है। तो ये क्या करते हैं, ये गैप होता है। ठीक है, सिनेप्स क्या होता है? गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सिनेप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इस सिनेप्स में क्या किया जाता है कि जो ये गैप होता है इनके थ्रू भी मैसेज को भेजने का काम किया जाता है। जैसे कि सिनेप्स में एट द सिनेप्स जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो बहुत क्लोज आ जाता है, कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के क्लोज आता है दूसरे एक। जैसे ना ये दो न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है। इसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होगा, इसका एक्सॉन वाला पार्ट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन वाले पार्ट के नजदीक आ जाता है। अब आया ना समझ में? एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन वाले पार्ट के दोनों कुछ इस तरीके से, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, फिर यहाँ एक्सॉन फिर डेंड्रॉन, फिर एक्सॉन फिर डेंड्रॉन, कुछ इस तरीके से, या डेंड्राइट कुछ इस तरीके से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ प्री सिनेप्टिक नोव की हेल्प से। तो दूसरी साइड ये डिपेंड करेगा कि न्यूरॉन कैसे डिप्रेस है, कैसे जुड़ा है, या कौन सा रिसेप्टर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है, एक्सेप्ट क्या करके ले जा रहा है, रिसेप्टर क्या होगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहीं पे जो स्पेस होता है, हमने बोला कि गैप होता है या स्पेस होता है, तो वो स्पेस एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको
ट्रांसमिशन मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स, सिनेप्स से कैसे ट्रांसमिशन होता है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स, सिनेप्स से कैसे ट्रांसमिशन। ये तो है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन में क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल होता है। दिस इज, ये वाला पार्ट प्री सिनेप्टिक नोड इसे हम कह देंगे। ये स्टिमुलेटेड वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट, देखो ये प्री सिनेप्टिक, ये पूरा जो पार्ट है प्री सिनेप्टिक नोब है जिसमें कि एक्सॉन प्रेजेंट है या एक्सॉन वाला पार्ट है। दिस वन इज पोस्ट सिनेप्टिक नोब। तो इस प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के बीच में प्रेजेंट रहता है क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि हमने गैप की जो हमने बात करी ना, वो गैप एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है और इस फ्लूइड को क्या बोल देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये क्या है, कीमोरिसेप्टर, जो कि केमिकल को एक्सेप्ट करते हैं, इसके पास रिसेप्टर होते हैं। ये एक्सॉन वाला पार्ट, ये डेंड्रॉन वाला पार्ट, यही तो बोला ना हमने, कहा कि दो न्यूरॉन जब भी मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा होता है तो दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कैसे, एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला पार्ट। तो एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में एक गैप होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, और वो गैप भरा रहता है एक लिक्विड से या एक फ्लूइड से। उस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो देखो डेंड्राइट में क्या है, इससे एक्सॉन से आने वाले मैसेज या डेंड्राइट के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, कीमो रिसेप्टर, केमिकल को एक्सेप्ट करने वाला रिसेप्टर इसके पास प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक नोब इसे हम बोल देते हैं, और इसे प्री सिनेप्टिक नोब हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आया। दिस इज एक्सॉन पार्ट, दिस इज डेंड्राइट पार्ट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इस फ्लूइड से भरा हुआ रहता है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये वाले पार्ट क्या है, कीमो रिसेप्टर, रिसेप्टर मीन्स एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, जो न्यूरॉन है, डेंड्राइट क्या करता है, हमें पता है कि डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करता है और इसे पास कर देता है कहाँ, दूसरे उसमें। जैसे ये इसने मैसेज को रिसीव किया तो ये एक्सॉन में दूसरे एक्सॉन में इसे भेज देगा, ठीक है, दूसरे एक्सॉन में भेज देता है किसी भी सेल बॉडी के। तो अब क्या होगा, अगर हम बात करें व्हाट हैपेंड एट द सिनेप बिटवीन टू न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप होता है उसमें होता क्या है या क्या होता है, तो उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले होगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन होता है सबसे पहले कब, जब जो सिनेप्स है ना दो न्यूरॉन के बीच में, ये एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, तो इनके बीच में होता क्या है हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले होगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप, एक सिनेप के बीच में क्या होगा, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम एक्सॉन, जब भी मैसेज आ रहे होंगे, अब एक्सॉन क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, है ना। लास्ट का ये एक न्यूरॉन है बेटा, अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक न्यूरॉन ये है, इस न्यूरॉन के पास एक्सॉन भी है, डेंड्राइट भी है, सेल बॉडी भी है, ठीक है। इसके पास भी एक्सॉन भी है, सेल बॉडी भी है और डेंड्राइट भी है। लेकिन एक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन का हम एक्सॉन वाला पार्ट पढ़ेंगे, इस न्यूरॉन का हम डेंड्राइट वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है। इसके पास एक्सॉन, ये पूरा एक न्यूरॉन है, ये भी पूरा एक न्यूरॉन है, बस डिफरेंस इतना है कि हम सिर्फ इसका डेंड्राइट पार्ट देख रहे हैं, हम इसका एक्सॉन पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कब, जब इस वाले न्यूरॉन में डेंड्राइट से, सेल बॉडी से लेके सब मैसेज आ गए हैं और एक्सॉन तक मैसेज पहुंच गया है, और इस एक्सॉन को मैसेज अब दूसरे न्यूरॉन को देना है, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज का ट्रांसमिशन होता है ना। तो कैसे होता है, अब डेंड्राइट ही तो रिसीव करेगा ना मैसेज। हमने पढ़ा कि कोई भी मैसेज आ रहा है तो डेंड्राइट रिसीव कर रहा है, तो इसके एक्सॉन तक पहुंच गया है तो दूसरे वाले का भी तो डेंड्राइट ही यूज करेगा ना। सबसे पहले पहला स्टेप डेंड्राइट का ही तो होगा उसे एक्सेप्ट करने का। तो बस वही है, ठीक है। जब भी मैसेज आएगा एक्सॉन से, जब भी मैसेज आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ये सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी एक केमिकल को रिलीज ये कर रहे होते हैं, और ये केमिकल इनके अंदर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एक्सॉन को जब भी मैसेज आता है या जब भी एक्सॉन में मैसेज पहुंचता है डेंड्राइट से कहाँ, सेल बॉडी से एक्सॉन में जब मैसेज आया तो वो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो प्रेजेंट रहता है इसमें ये क्या करता है, स्टिमुलेटेड हो जाता है, और स्टिमुलेट होने के बाद एक केमिकल को सीक्रेट करता है। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इसे हमने कह दिया, और ये इसको कहाँ लेके जाएगा, इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में,
ठीक है। तो यहाँ रिलीज करता है केमिकल को और टू फ्लूइड फील्ड स्पेस। ये जो केमिकल्स होते हैं एक ग्रुप ऑफ केमिकल होता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल होते हैं उसके बाद रिसीव किया जाता है किससे, ये जो डेंड्राइट के पास कीमो रिसेप्टर, कीमो मीन्स केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल है ना। तो रिसेप्टर, इस केमिकल के लिए रिसेप्टर सिर्फ यहाँ पे बने हुए हैं, सिर्फ डेंड्राइट के पास है, ना ही इसके एक्सॉन के पास है, ना ही इसके सेल बॉडी के पास है। तो इस केमिकल को रिसीव करने वाला जो फैक्टर है, इस केमिकल को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर है वो सिर्फ डेंड्राइट में प्रेजेंट है। तो वो डेंड्राइट में क्या करेगा, जल्दी से जाके इसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। डेंड्राइट, द कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप आता है। ये तो क्या था हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स। दूसरा स्टेप आता है पासेज ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स इससे पास होती कैसे होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने डायग्राम बना दिया होगा, ये वाला डायग्राम आपका बन गया होगा, है ना। तो मैं से हटाती हूँ और फिर आपको आगे का बताती हूँ। तो अगर नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम था। चलिए मैं आपको दोबारा से बना देती हूँ। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग को अच्छे से बनाना है आप लोगों ने। ये है एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन, ये प्री सिनेप्टिक नोब, ठीक है। प्री सिनेप्टिक नोब, यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक नोब, ठीक है। प्री सिनेप्टिक, और यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड को हमने बोल दिया सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये क्या है, कीमो रिसेप्टर्स, ओके। और ये स्टिमुलेटेड वेसिकल्स, हमने पढ़ा ना, स्टिमुलेट हो जाती है वेसिकल्स, तो स्टिमुलेटेड वेसिकल्स, ठीक है। स्टिमुलेटेड वेसिकल्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक्सोन में मैसेज मिला, मीन्स कि एक्सोन से क्या, सबसे पहले डेंड्राइट से मैसेज आया, डेंड्राइट से सेल बॉडी को मिला, सेल बॉडी से एक्सोन को मिला एक न्यूरॉन के, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसको मैसेज मिला तो यहाँ पे जो वेसिकल्स थे, वेसिकल्स क्या हो गए, स्टिमुलेटेड हो गए, वेसिकल्स स्टिमुलेटेड हो गए। और उसके बाद उन्होंने रिलीज किया एक केमिकल को जिसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को। उसके बाद ये जो केमिकल थे पास होके गए कहाँ, इस फ्लूइड से, ठीक है, इससे पास होके गए और इस रिसेप्टर के पास चले गए, ठीक है। दीज केमिकल्स आर देन रिसीव, इन केमिकल को किसने रिसीव किया, देन रिसीव बाय कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, जो डेंड्राइट में प्रेजेंट है ऑफ अनदर, यानी कि सेकेंड न्यूरॉन ने ले लिया, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट में। दूसरा, अब दूसरा स्टेप हमने पढ़ना है पासेस या पैसेस ऑफ नर्व इम्पल्स। कैसे नर्व इम्पल्स का पास, नर्व इम्पल्स कैसे पास होती है, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन है या जो रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर है या जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसने क्या किया, एक स्टिमुलस इसको मिला। स्टिमुलस मीन्स कि संकेत टाइप का उसे मिला कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी जल गई है, हमारी बॉडी को ठंडा लग गया है, एक मैसेज उसे गया, ठीक है। ये स्टिमुलस जनरेट करता है एक मैसेज, ठीक है, एक मैसेज जनरेट करेगा कहाँ से, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में ये एक मैसेज को जनरेट करता है, या इम्पल्स के फॉर्म में, जो कि ट्रेवल करेगा कहाँ, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि कहाँ से ट्रेवल करता है, फिर मैसेज जनरेट करता है। मैसेज कहाँ जाता है, फिर मैसेज रिसेप्टर के पास जाएगा, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास, फिर
सेकंड न्यूरॉन के पास। तो ये पाथवे लगातार फॉलो होते रहता है। तो मैं आपको पाथवे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टिमुलस मिला, ठीक है। स्टिमुलस मीन्स कोई भी संकेत बाहर, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये मैसेज कहाँ जाएगा, वैसे ही, क्योंकि सबसे पहले डेंड्राइट्स तो लेते हैं ना, डेंड्राइट्स में ये गया, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, कितना इजी है देखो, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सोन में जाएगा, एक्सोन से एक्सोन एंडिंग में जाएगा, एक्सोन एंडिंग से पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू सिनैप्स, ठीक है ना इजी, बिल्कुल भी इसमें टफ कुछ नहीं है कैसे जा रहा है। तो जब नर्व इम्पल्स जाती है, जब नर्व इम्पल्स पहुंच रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एज नर्व इम्पल्स रीच, अब जब नर्व इम्पल्स प्री सिनेप्टिक नोब में पहुंचती है ना, इस नोब में जब इस प्री सिनेप्टिक नोब में पहुंची होती है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं इस गैप में, जो गैप फील्ड है सिनेप्स में, और कॉन्टेक्ट में आते हैं कीमोरिसेप्टर की साइड से, यहाँ पे चिपक जाएंगे और जैसे कि पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। कुछ इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है वो पास हो जाती है एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स में। तो पता चला ना कैसे मैसेज जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। जैसे मान लीजिए हेडेक हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो वो पेन का जो मैसेज है सबसे पहले इस न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन के पास, एक्सोन से एक्सोन एंडिंग में, उसके बाद फिर इसको यहाँ से पास कर दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन में पोस्ट सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे को कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है। कीमो रिसेप्टर मीन्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करेगा, वेसिकल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा मैसेज को और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, एक्वायर द इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बाद ट्रैवल करती है इम्पल्स के फॉर्म में एक डेंड्रोन से दूसरे बॉडी के एक्सोन में, ठीक है। बस इतना याद करना है, और किसमें, एक सिनेप्स के थ्रू, ठीक है, थ्रू अ सिनेप्स, सिनेप्स के थ्रू जाता है। और फिर बारी आती है हमारी कि जो न्यूरॉन है क्या इसके भी टाइप होते होंगे, क्या न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते होंगे, तो यस, न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। किसी भी ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड होता है मोटर न्यूरॉन और थर्ड होता है रिलेइंग न्यूरॉन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, इसे रिसेप्टर भी कहा जाता है। सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन यानी कि इफेक्टर भी इसे कहा जाता है। थर्ड वन इज रिलेइंग न्यूरॉन, रिलेइंग न्यूरॉन मीन्स कनेक्टर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, कनेक्ट करने वाला, ठीक है। यानी कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला होता है रिलेइंग न्यूरॉन, ठीक है। तो अब जो सेंसरी, यहाँ पे जो न्यूरॉन हमने पढ़ा, आई होप कि आप लोगों को न्यूरॉन के बारे में समझ में आ गया और इसका फंक्शन, कैसे इन न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कैरी किए जाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि क्या हो गया, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, और विद इन सेकेंड ये हो जाता है। आपका हाथ हॉट प्लेट पे लगा, लगते ही आप हटा देते हैं हाथ, है ना, कितनी फास्ट प्रोसेस है, 1 सेकेंड भी इसमें पूरा नहीं लगता है, तो इतनी जल्दी ये हो जाता है। ये सब गेम है, ये सब खेल किसका है, हमारे न्यूरॉन का, ठीक है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट जो न्यूरॉन है उसका सारा रोल उसी का है, कैसे सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ये हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिए, सेंसरी न्यूरॉन विच इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, रिलेइंग न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टर, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हम कौन कौन से रिसेप्टर किसके लिए बने हुए हैं ये पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों है, रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको रिवाइज करना है ये सारी चीज़ें और अपने नोट्स भी बनाने, ओके।